Good morning, everyone. My name is Apur Tandon. I'm a student at IIT Kanpur in the Computer Science Department. तो आज हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये क्लास 11th के कैलकुलस का पहला चैप्टर होता है। इनफैक्ट पूरे जेई सिलेबस का पहला चैप्टर होता है कैलकुलस में। तो सो फार हम जो मैथमेटिक्स में करते थे वो अलजेब्रा कहलाता था, जो हम वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल्स की वैल्यूज ढूंढते थे, एक्स और वाई की वैल्यूज ढूंढते थे। पर कैलकुलस जो हम अभी स्टार्ट करेंगे और 12th क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम, उसका मतलब होता है ना कि वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढना, पर ये सोचना कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो अलग अलग एक्स की वैल्यूज पे वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसका अगर ग्राफ बनाए तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है, ये सब कैलकुलस के अंडर आता है। और लिमिट्स और डेरिवेटिव्स कैलकुलस का पहला चैप्टर होता है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए। इसलिए इस क्लास में ज्यादा ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। तो पहले हम लिमिट्स की इंट्यूशन ले लेते हैं। लिमिट्स एक्चुअली क्या क्या होता है। तो आप सब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ से फेमिलियर ही होंगे, 10th क्लास में भी पढ़ते ही आए, है ना। पैराबोला कहलाता है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब मैं जब लिमिट की बात करूं तो ये पॉइंट देखिए, x इक्वल टू 0 और f ऑफ 0 का पॉइंट है ना, ये पॉइंट। अब मैं कहूं कि आप x एक्सिस पे चल रहे हैं, मान लीजिए आप x एक्सिस पे चल रहे हैं और 0 के पास आते जाए आप, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होती जाती है। ध्यान से सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि x इक्वल टू 0 पे पहुंच जाए, मैं कह रहा हूं कि अगर x इक्वल टू 0 के पास आते जाए आप, तो f ऑफ x की वैल्यू कहां पहुंचने लगती है, इट गेट्स क्लोजर टू व्हाट वैल्यू। इस वैल्यू को हम f ऑफ x की लिमिट कहते हैं। अंग्रेजी में लिखे तो वी से दैट द लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 0 is equal to 0। क्योंकि हम x इक्वल टू 0 के पास चलते जाए तो f ऑफ x की वैल्यू 0 के पास आती जाती है। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि द लिमिट ऑफ f ऑफ x, इस वैल्यू को हम f ऑफ x की लिमिट बोलते हैं। The limit of f of x as x approaches 0 equals 0। मैथमेटिकली या सिंबॉली लिखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, as x tends to 0। इस लंबी एरो का मतलब होता है tends to, इसके पास इसके नियर आता जाए, इसके पास आता जाए, f of x tends to 0। ठीक है, जब x 0 के करीब आता जाता है f of x भी 0 के करीब आता जाता है। इन जनरल अगर लिखें, when x tends to a and f of x tends to l, है ना। यहाँ पे दोनों 0 के पास आते जा रहे थे, पर जरूरी नहीं है दोनों एक ही नंबर के पास आते जाएं। अगर कोई और पॉइंट ले ले हम, मान लीजिए x इक्वल टू 2 ले लें, अगर 2 के पास आते जाए तो f ऑफ x की वैल्यू 4 के पास आती जाती है ना। तो x इक्वल टू x टेंड टू 2 अगर ले हम तो f ऑफ x टेंड्स टू 4, यानी f ऑफ x का लिमिट 2 पे 4 होता है। ठीक है, तो व्हेन x टेंड्स टू a कोई रियल नंबर है, f ऑफ x टेंड्स टू l, देन वी से यहाँ l f की लिमिट होती है a पर, और मैथमेटिकली लिखते हैं हम लिमिट x tends to a f of x is equal to l। या कुछ लोग लिखते हैं लिमिट को LIM लिख सकते हो, LT भी लिख सकते हो। x tends to a f of x equal to l। ये नोटेशन हम पूरे चैप्टर में यूज करते जाएंगे, इनमें से कोई भी एक अपना लीजिए, या तो LIM या LT। ठीक है, अब लिमिट के कॉन्सेप्ट में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है कि जब मैं बोलूं x टेंड्स टू 0, मैंने ये नहीं बोला है कि x 0 की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि लिमिट के कॉन्सेप्ट में कभी x उस पॉइंट की वैल्यू एग्जैक्टली लेता नहीं है, कभी नहीं लेता।
उसके आसपास की हर एक वैल्यू, जो भी वैल्यू आप सोच पा रहे हैं वो ले लेता है, पर उस पॉइंट की वैल्यू कभी नहीं लेता। तो यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो जीरो है, तो एक्स की वैल्यू कभी जीरो हो नहीं रही। अगर एक्स की एकदम जीरो पे वैल्यू ढूंढने होती हमें एफ की वैल्यू, तो हम वो अलजेब्रा कहलाता। लिमिट्स में एक्स जीरो के पास आता जाता है पर कभी जीरो की वैल्यू लेता नहीं। तो ये ध्यान में रखना कि x या x कभी a की वैल्यू ले नहीं रहा है, पर a के आसपास की सारी वैल्यूज ले रहा है। अब लिमिट्स के इंट्रोडक्शन में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। इस नोटेशन का मतलब है कि a कोई नंबर है which belongs to the set of real numbers। ये होता है set of real numbers। तो the neighborhood of a, उसकी नोटेशन होती है n डेल्टा ऑफ a। ये वो सेट होता है जो a के आसपास के सब रियल नंबर्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। where डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल रियल नंबर, ठीक है। तो जब और डेल्टा कभी जीरो की वैल्यू नहीं लेता। So the neighborhood of any real number a is the area, is the region around the real number। अगर हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे x हो, यहाँ पे a हो, ये रियल नंबर a, तो ये पूरा रीजन, तो a प्लस डेल्टा से ले a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा का ये पूरा रीजन इसका नेबरहुड कहलाता है। अब और ये डेल्टा कोई रियल नंबर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा होती है, और ये बहुत ही छोटा रियल नंबर है ताकि हम जितना छोटा रीजन ले पाए ए के अराउंड वो ले ले, ठीक है। तो ये होता है नेबरहुड ऑफ ए। अब ये जो रीजन है ए माइनस डेल्टा से लेके ए तक, ये कहलाता है लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए। और जो ए से लेकर ए प्लस डेल्टा का रीजन होता है वो कहलाता है राइट नेबरहुड। अब इस नेबरहुड के कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट स्टेम होता है, वो होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं एल एच एल से डिनोट करूंगा। वो होता है, मतलब पहले जो मैंने पहले बोर्ड पे लिखा था वो था लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए, मतलब ए के आसपास दोनों साइड से हम ए के पास आते जाएं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां पहुंचती जाती है। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में कहूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। इस नोटेशन का मतलब समझिए, मैंने पहले लिखा था x टेंड्स टू a, मतलब दोनों साइड से हम a के पास आते जा रहे हैं। पर जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ x टेंड्स टू a माइनस, माइनस सुपरस्क्रिप्ट में होता है, a के ऊपर एक माइनस साइन लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि हम लेफ्ट नेबरहुड वाले पॉइंट्स पर ही एफ ऑफ एक्स की लिमिट ढूंढ रहे हैं। मतलब जैसे पहले हमने पैराबोला बनाया था एक्स स्क्वायर का, तो हम जब जीरो के पास नेगेटिव एक्स एक्सिस से आते जाए तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या कहां पहुंचती है। और हमें पता है यहाँ तो या यहाँ लेफ्ट से जाए या राइट से x इक्वल टू जीरो के पास आते जाएं, दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो ही पहुंचती जाती है। पर ऐसे भी फंक्शन होते हैं जहां दोनों साइड से अगर लिमिट ढूंढने तो वो अलग अलग आती है, इसलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होता है नोटेशन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का ए प्लस, यहाँ भी प्लस सुपरस्क्रिप्ट में, मतलब ए के ऊपर हमें प्लस लगाना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ एक्स एट ए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की डेफिनेशन अभी लिख सकते हैं। तो हर फंक्शन का हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं होता, और इस एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को यूज करके एक कंडीशन आता है जो काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूरी होता है। हम इस डेफिनेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे जहां ये अप्लाई हो, पर अभी डेफिनेशन देखिए। इफ
लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए एफ, है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ होता है ए पर इज इक्वल टू द लिमिट as x tends to a plus, सुपरस्क्रिप्ट में प्लस है मतलब ये राइट हैंड लिमिट है of f at a, then the limit of f at a is said to exist. मतलब अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर एक ही हो तो हम कह सकते हैं कि f की वैल्यू, f का लिमिट a पर एग्जिस्ट करता है, हम ढूंढ पाएंगे। और उसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं x टेंड्स टू a, ना प्लस या ना माइनस, क्योंकि पूरा लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। लिमिट ऑफ f at a is equal to the left hand limit at a is equal to the right hand limit at a. अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और लिमिट की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बराबर होती है। एक क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें दिखाना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब इस नोटेशन का कोई सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो क्लास 11 के दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, x इक्वल टू 1, 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक इसकी वैल्यू 0 होती है। 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू 2 होती है एंड सो ऑन। तो हमें दिखाना है कि 2 पर, इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमें ढूंढने होंगे। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन अगर याद करें आप तो वो होती है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ h कोई और रियल नंबर है जो बहुत छोटा है और इसे लिख सकते हैं हम 2 माइनस h। एक ही चीज हुई है ना, या तो हम 2 के पास आते जाए उसके लेफ्ट साइड से, या हम h को 0 करते जाए, h को बहुत छोटा कर लें और h को 2 से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो मतलब 2 से बहुत छोटा वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 के लेफ्ट साइड में हुआ वो वैल्यू और उसके बहुत करीब हुआ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को एक और तरीके से लिखने का मेथड ये होता है कि h को 0 के पास लाते जाएं और f ऑफ a माइनस h लिखते हैं। तो यहाँ हम ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेते हैं। इसका एनालिसिस फॉर्म राइट हैंड लिमिट के लिए भी लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब 2 माइनस h पर हम यहाँ ग्राफ देखें, 2 माइनस h मतलब 2 के बहुत छोटे, 2 से बहुत छोटा नंबर हम निकाल दें और 1 और 2 के बीच कोई नंबर आएगा हमारे पास और 2 के करीब जाते जाए तो इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं 1 होती है। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट इस प्रूफ का राइट हैंड लिमिट ढूंढना होता है। राइट हैंड लिमिट की नोटेशन होती है x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। इसे हम इसी फॉर्म के एनालॉजी से लिख सकते हैं, लिमिट कोई बहुत छोटा रियल नंबर जो 0 के पास आता जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो f ऑफ x है 2 से बहुत छोटा नंबर हम ऐड करें, 2 को हम बहुत छोटे नंबर से बढ़ाएं तो राइट हैंड लिमिट आएगा। अब 2 के आगे मान लीजिए 2.0001 बहुत छोटा नंबर हम ऐड करें 2 के साथ, तो क्या नंबर आता है, f का क्या वैल्यू आता है। ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 आता है, तो हम 2 लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है
left hand limit at 2 is not equal to the right hand limit at 2. इसका मतलब होता है कि the limit of f of x at 2 does not exist. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम होता है स्टेप फंक्शन, और स्टेप फंक्शन की किसी भी इंटीजर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये आप याद रख सकते हैं, अगर ऐसे ही एमसीक्यू आ जाए जेईई मेंस में तो ये याद रख के आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, या किसी क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट ढूंढना हो तो बिना ये सब लिखे आप याद रख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का किसी इंटीजर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, और किन्हीं दो इंटीजर के बीच वाले हर नंबर पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पीस वाइज फंक्शन दिए होते हैं। इस टाइप का फंक्शन जो किसी एक एक्स पॉइंट पर तोड़ा जाए, मतलब दो अलग अलग फंक्शन में बांटा जाए, क्योंकि इस फंक्शन का ग्राफ हम देखें तो x इक्वल टू 0 के आगे हमें इस फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है x+1, है ना। इसकी स्लोप 45 डिग्री एंगल पे होगी, और x लेस देन 0 के हर पॉइंट पे x-1। तो ये जो फंक्शन x इक्वल टू 0 पॉइंट पर बट गया हो, मतलब x इक्वल टू 0 के आगे एक फंक्शन आ रहा है, x इक्वल टू 0 के पीछे एक और फंक्शन आ रहा है, इसे हम कहते हैं पीस वाइज। पीसवाइज फंक्शन, तो f here is a piecewise function। पीसवाइज फंक्शन देने के क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन को देख के आप सॉल्यूशन समझ लीजिए, और जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ट्राई कीजिए कि ये पूरा सॉल्यूशन आप अपने मन में ही कर लें और सीधे आंसर लिख पाए। तो प्रोसीजर सेम ही होता है, पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट ढूंढना है। लिमिट लिखने का एक और तरीका आपको याद होगा, एलटी होता है, x टेंड टू 0 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। f of x को 0 माइनस मतलब 0 के पीछे कोई भी नंबर जो उसके नेबरहुड में बिलोंग करे, मतलब 0 के बहुत पास पर 0 से कम। यहाँ पे f of x की वैल्यू क्या है, x-1 है, तो इसे लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x की वैल्यू x-1। यहाँ से 0 से कम हर नंबर के लिए f of x की वैल्यू x-1 होती है। x-1 और 0 के बहुत करीब इस फंक्शन की वैल्यू -1 के पास है। वैसे ही हम राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करें, x टेंड टू 0 प्लस f of x, और 0 के बहुत करीब पर उससे बड़ा कोई नंबर अगर देखें हम तो f of x की वैल्यू x+1 है, तो f of x को x+1 से रिप्लेस कर सकते हैं हम। अब 0 के बहुत करीब x+1 का वैल्यू 1 के पास होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1। अब आप फिर से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस नोटेशन का कोई मतलब नहीं, मतलब लिमिट एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपने ये दो क्वेश्चन देख के समझ लिया होगा कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ में सीधा सीधा दिख रहा हो कि किसी पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, if we approach a point from its left side and if we approach a point from its right side, अगर उन दोनों अप्रोच से f of x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कि अगर अलग अलग दिशाओं से हम एक ही पॉइंट के पास आते जाएं, उसके करीब आते जाएं, और f of x की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यूज मिले हमें, तो उसका मतलब है f of x का लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सीधा ग्राफ देख के अपने मन में ग्राफ बना के ये सीधा सीधा देख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एक तीसरा क्वेश्चन मॉड्यूलस फंक्शन को यूज करके, फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स of the function f where f of x is again piecewise modulus x minus 4 upon x minus 4 x is not equal to 4 and 0 is equal to 4.
तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें ढूंढने हैं 4 के आसपास, मतलब 4x = 4 पर हमें इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ढूंढना है। अब ये नहीं पूछा हमसे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बस हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ढूंढना है। और इस क्वेश्चन से हमें ये भी समझ आ जाएगा कि जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हमें ये परवाह नहीं होती कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है। यहाँ पे पीसवाइज फंक्शन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x = 4 पर 0 है, पर जब हम सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन हम यूज ही नहीं करते, क्योंकि हम लिमिट की बात कर रहे हैं। हमें वी डोंट केयर वेदर its value is 0 or infinity at x = 4. It may not even exist at x = 4. But when we talk about limit, we're only concerned with what values it has around x = 4. So let's solve this question. First, we will see the left hand limit. Left hand limit को लिखने का तरीका यही होता है, x → 4 minus f of x. आपको याद होगा तो इसे लिखने का एक और तरीका होता है h के साथ, लिमिट h → 0 है ना। हम सुपरस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर लेते हैं और h को बहुत छोटा नंबर मान लेते हैं, f of 4 - x लिख लेते हैं। ये भी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट ही हुआ। इसे लिख सकते हैं हम, f of x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x = 4 के आसपास f of x की वैल्यू ये होती है। आपको याद होगा कि जब हम लिमिट लेते हैं तो x = 4 कभी नहीं लेते, x never reaches the point 4 but reaches all points very close to 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लिमिट h → 0 f of 4 - h, मतलब x की वैल्यू यहाँ 4 - h से सब्स्टिट्यूट करनी। मॉड्यूलस फंक्शन का बिहेवियर आपको याद होगा, जो भी वैल्यू इसके अंदर इवैल्यूएट होता है उसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है। वी ओनली हैव टू टेक इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी वैल्यू हम केवल पॉजिटिव लेंगे। तो x को 4 - h से रिप्लेस करते हुए और नीचे x - 4, मतलब 4 - h -4। इसे इवैल्यूएट करें हम, 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ आता है mod h by -h। अब h हम बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर लें जो 4 से निकाला जाए, तो मतलब mod h की वैल्यू h ही होगी, और -h से डिवाइड कर रहे हैं, ये आएगा -1, है ना। तो मतलब इस फंक्शन का 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालें। अब राइट हैंड लिमिट मैं सीधा लिख रहा हूँ उसकी नोटेशन h के टर्म्स में। फिर से आप देख सकते हैं कि f की वैल्यू 4 पर नहीं, 4 के आसपास के किसी 4 से ज्यादा पॉइंट पर हम ले रहे हैं, 4 से बड़े पॉइंट पर हम ले रहे हैं। तो 4 से बड़े किसी पॉइंट पर f की वैल्यू इस फंक्शन से इवैल्यूएट होगी, ना कि 0 से, क्योंकि f कभी 4 पहुंच ही नहीं रहा। तो लिखेंगे हम h → 0 मॉडुलस f x - 4, जहां x 4 + h से सब्स्टिट्यूट होगा, बाय x फिर से 4 + h से सब्स्टिट्यूट -4। इसकी वैल्यू आती है mod h by h, इसकी वैल्यू आती है 1। आपको याद होगा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पर जो क्वेश्चन ने पूछा था हमसे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ढूंढना है, वो ढूंढ लिया हमने। अब जैसे मैंने क्वेश्चन के पहले बताया था कि इस इंफॉर्मेशन का यूज हमें नहीं होगा, तो वैसे ही आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x = 4 पर f की वैल्यू से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वी डोंट केयर व्हाट द वैल्यू ऑफ f इज at the particular point, we only care what the value of f is around that point। अब एक एडवांस मॉडल का क्वेश्चन ले लीजिए, लिमिट as x → 0 e power 1 over x -1 by e power 1 over x plus 1। The question is either to evaluate the limit or decide whether it exists or not. If it exists, evaluate the limit। तो अब तक हमें कोई लिमिट एवेल्युएशन के मेथड्स नहीं पता है, पर हमें ये तो पता है कि
लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो तो हम ढूंढ सकते हैं. Like we know whether the limit exists or not, but we don't know yet how we can evaluate limits. So let's apply what we know. First we find the left hand limit. सीधा h की नोटेशन में लिखते हुए लिमिट h tends to 0 f of 0 minus h, है ना. इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h tends to 0. x को हम 0 minus h से रिप्लेस करें. 0 minus h is nothing but minus h. Replacing by minus h, minus 1 over h, minus 1 by e power minus 1 over h plus 1. अब इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h tend to 0 e power 1 over h से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हुए हमें मिलेगा 1 minus e power 1 over h by 1 plus e power 1 over h. अब आपको दिख रहा होगा कि h की वैल्यू जीरोस के पास आती जा रही है. मतलब 1 over h की वैल्यू हमें दिख रही है कि इंफिनिटी तक जा रही है. मतलब इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है अगर किसी भी रियल नंबर x, कोई भी रियल नंबर x ले ले तो इंफिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी रियल नंबर से बड़ा हो. मतलब जो भी रियल नंबर आप सोच पा रहे हैं उससे बड़ा एक नंबर इंफिनिटी कहलाता है. तो यहाँ पर e पावर 1 ओवर h इंफिनिटी तक जा रहा है क्योंकि 1 ओवर h इंफिनिटी तक जा रहा है. और e पावर x का ग्राफ हम प्लॉट करें तो एज x गेट्स बिगर एंड बिगर, मतलब x की वैल्यू इंफिनिटी तक जाए, f ऑफ x की वैल्यू भी मतलब e पावर x की वैल्यू पर भी इंफिनिटी तक जाती है. इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. मतलब इन दोनों फॉर्म से हमें ये मिल रहा है कि e पावर 1 ओवर h की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है. तो 1 माइनस इंफिनिटी और 1 प्लस इंफिनिटी को डिवाइड करके हमें कोई वैल्यू मतलब हम सोच नहीं पा रहे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है. और इसे भी देखें e पावर माइनस 1 बाय h मतलब e पावर माइनस इंफिनिटी. यहाँ से आप देख सकते हैं कि e पावर माइनस इंफिनिटी पर e पावर x की वैल्यू 0 के करीब आती जा रही है. तो इसे ही और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने e पावर माइनस 1 बाय h को 1 बाय e पावर 1 बाय h लिख लिया. मतलब e पावर माइनस 1 बाय h से हम सीधा कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 के बहुत करीब होगी. पर अगर हम 1 बाय e पावर 1 बाय h लिखें तो इससे और क्लियरली समझ आ रहा है कि e पावर 1 बाय h बहुत बड़ा वैल्यू और 1 को बहुत बड़े वैल्यू से डिवाइड करें तो वो 0 के बहुत करीब होगा. तो इन आइदर ऑफ दीज फॉर्म्स वी कंक्लूड कि इस लिमिट को इवैल्यूएट करते हुए यहाँ पर हम 0 के करीब बहुत छोटा वैल्यू हम डालने वाले हैं. तो 0 लिख के ये लिमिट ऐसे इवैल्यूएट होगा e 1 upon e power 1 by h as h gets very close to 0 tends to 0. मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 है. और आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन के कॉम्पोजिशन या किसी फंक्शन दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन का लिमिट ढूंढे तो इंडिविजुअल लिमिट सब्स्टिट्यूट करके हम उस पूरे फंक्शन का लिमिट ढूंढ सकते हैं. तो यहाँ आप मान लीजिए कि h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e पावर 1 बाय h की वैल्यू डाल के हमें 0 मिल रहा है और 0 माइनस 1 बाय 0 प्लस 1 की वैल्यू -1. इसी मेथड से हम राइट हैंड लिमिट भी ढूंढेंगे. और यहाँ पे हम h टेंड्स टू 0 प्लस को लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. जैसे आपको याद होगा e पावर 1 ओवर x को 0 प्लस h से सब्स्टिट्यूट करें तो ये h आएगा. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम e पावर 1 बाय h से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि h टेंड्स टू 0 पे ये वैल्यू e पावर इंफिनिटी आ रही है, वो इंफिनिटी आ रही है और वी डोंट लाइक टू डील विद इंफिनिटी. मतलब जब भी हमें किसी फंक्शन में इंफिनिटी का लिमिट आ जाए तो हम प्रेफर करते हैं कि वो इंफिनिटी डिनोमिनेटर में हो. क्योंकि अगर इंफिनिटी डिनोमिनेटर में होता है तो वी कैन करस्पॉन्ड दैट टू अ वेरी वेल नोन रियल नंबर व्हिच इज 0. अगर इंफिनिटी किसी भी रियल नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करे तो वो 0 के बहुत करीब आ जाएगा. इसलिए हम और हमें पता है जब हम लिमिट ढूंढ रहे हैं तो हर एक वैल्यू रियल नंबर होता है तो हम डिवाइड कर सकते हैं.
तो यहाँ पे इन्फिनिटी के बहुत करीब एक नंबर आ रहा है, इसे हम e पावर 1/h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जैसा फॉर्म आ गया है। वी नो दैट 1/1 e पावर 1/h टेंड्स टू 0, क्योंकि e पावर 1/h बहुत बड़ा नंबर होता है और उसे 1 से डिवाइड करें तो 0 के बहुत करीब आंसर आएगा। ये राइट हैंड लिमिट हमें 1 मिलता है। तो आपको याद होगा लेफ्ट हैंड लिमिट -1 था, राइट हैंड लिमिट 1 है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सीखने के बाद हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट पर पहुंच गए हैं। In algebra of limits there is a theorem, मतलब we have a few formulae जो हमें बस याद रखने हैं कि ये फॉर्मूले होते हैं, पर सॉल्व करते हुए हम इस थ्योरम को डायरेक्टली, वी वोंट डायरेक्टली रिमेंबर द थ्योरम, वी विल अप्लाई इट लाइक इट्स कॉमन नॉलेज। मतलब हम बस इंट्यूशन से ये थ्योरम्स अप्लाई करेंगे, बट इट इज इम्पोर्टेंट इन द जर्नी टू लर्न लिमिट्स टू नो दीज थ्योरम। तो मैं I will write 8 फॉर्मूले जो आप बस पढ़ लेना, याद रखना, पर ज्यादा ध्यान मत देना प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, क्योंकि ये इंट्यूशन से आ जाएगी। तो पहले थ्योरम की एक अजम्पशन है, मतलब प्री रेक्विजिट, कि किसी पॉइंट ए पर एफ की लिमिट उसी पॉइंट ए पर जहां एफ और जी दो फंक्शंस हैं, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब दोनों लिमिट्स फाइनाइट हैं किसी पॉइंट ए पर। तो पहला फॉर्मूला यहाँ इस नोटेशन का ये मतलब है कि किसी अगर कोई दो फंक्शन है हमारे पास f और g, तो अगर एक और फंक्शन h बना दे हम उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, मान लीजिए f of x is equal to 3x, g of x is equal to suppose x square, तो इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके हम लिखते हैं f plus g of x। तो हम h of x से डिनोट करें तो h of x होगा x square plus 3x। मतलब इन दोनों फंक्शन को ऐड करके f प्लस जी लिखते हैं, वो एक न्यू फंक्शन बन जाता है, उसकी वैल्यू इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू का एडिशन है। So if we take the limit of the addition or subtraction of two functions, it is the same as the addition or subtraction of their respective limits at that particular point. यहाँ पे एफ जी का मतलब f of x into g of x, जो h of x बनेगा। अगर g की लिमिट a पर 0 ना हो तो f by g का लिमिट l by m होता है। यहाँ पे बहुत जरूरी है m की वैल्यू 0 ना हो। अगर 0 हो तो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के अंडर एक स्पेशल केस में स्टडी करेंगे कि इन लिमिट्स का वैल्यू ढूंढने का तरीका क्या होता है। अभी के लिए अगर दोनों फाइनाइट है, नॉन जीरो है, मतलब l 0 हो सकता है। अगर m नॉन जीरो है तो f by g की लिमिट l by m होती है। ये सेकंड वाले थ्योरम का स्पेशल केस है कि अगर f of x कांस्टेंट फंक्शन हो, मान लीजिए k, तो के जी मतलब जी ऑफ एक्स को हम स्केलर के से मल्टीप्लाई करें तो उसकी लिमिट x इक्वल टू ए पर k टाइम्स लिमिट ऑफ g एट x इक्वल टू a होगी, k इंटू m। अगर कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के एक्सपोनेंट में आ जाए तो फिर से हम उसी मेथड से लिमिट लिख सकते हैं। ये होता है इन्फिनिटी का सिंबल, मतलब बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा नंबर जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से किसी भी रियल नंबर से ज्यादा हो, किसी भी पॉजिटिव नंबर से ज्यादा डिस्टेंस पर कोई भी रियल नंबर इन्फिनिटी कहलाता है। ये वाला हम थ्योरम हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था कि अगर किसी फंक्शन, वहां पे e पावर 1/h था, किसी भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती हो तो उसकी इनवर्स का वैल्यू 0 के पास आता जाता है और उसकी लिमिट 0 के बराबर होती है।
मॉड्यूलस लिमिट के बाहर लिख सकते हैं अगर लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन दिया गया हो। फाइनली वो लास्ट थ्योरम हम सैंडविच थ्योरम में यूज करेंगे, जो हम बाद में पढ़ेंगे। x is less than g of x, then x belongs to some neighborhood of a। आपको याद होगा नेबरहुड का मतलब क्या होता है, a के आसपास बहुत करीब पॉइंट। तो f of x अगर g of x से छोटा हो a के नेबरहुड में, तो इसका मतलब होता है कि लिमिट as x tends to a, f of x भी g of x के a पर लिमिट से छोटा हो। If f of x is less than g of x throughout a very delta neighborhood of a, then the limit of f of x at a is less than the limit of g of x at a। अब algebra of limits को यूज करते हुए एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि हमें दिया गया हो कि f और g दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और f प्लस g के लिमिट का वैल्यू हमें दिया गया हो, f माइनस g का लिमिट का वैल्यू भी दिया गया हो, तो हमें f इंटू g का वैल्यू ढूंढना होगा। ध्यान रखिए किसी भी क्वेश्चन में ये स्क्वायर ब्रैकेट दिए गए हो और क्वेश्चन के एंड में ये ना लिखा हो कि ये ना दिया गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। अगर ये स्टेटमेंट नहीं दी गई हो तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता, ये बस ब्रैकेट का काम कर रही है। यहाँ पे GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज करते हुए अगर लिमिट एट a ऑफ f को हम L से डिनोट करें और a पर g की लिमिट को हम m से डिनोट करें, जहां हम मान रहे हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो L और m आर बोथ फाइनाइट एंड एग्जिस्ट इन द रियल्स। तो पहले डेटा से हम ये लिख सकते हैं कि L प्लस m वैल्यू 2 है। सेकेंड स्टेटमेंट से हम ये लिख सकते हैं कि L माइनस m की वैल्यू 1 है। इन दोनों को मिलाते हुए हम लिख सकते हैं कि L की वैल्यू 3/2 है, m की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब ये जो तीसरा एक्सप्रेशन हमें ढूंढना है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से, इसकी वैल्यू L into m है, इसकी वैल्यू 3/4। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि लिमिट क्या होता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के क्या थ्योरम्स, क्या फॉर्मूले होते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो होता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अगर आपको याद होगा f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन हमने लिया था, उसकी x इक्वल टू 0 की वैल्यू ढूंढने के लिए हमने सीधा f of x में f of 0 डाल दिया था और 0 मिल गया हमें। पर हर फंक्शन के लिए ये जरूरी नहीं कि उस फंक्शन में x की वैल्यू डाल दे तो उसकी लिमिट आ जाएगी। अगर ऐसा होता है कि उस फंक्शन में x की वैल्यू उस पॉइंट पर x की वैल्यू डाल दे और फंक्शन की लिमिट आ जाए और वो लिमिट कोई फाइनाइट कोई फिक्स्ड रियल नंबर आए, तो उसका मतलब वो जो लिमिट आता है वो एक डिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो डिटर्मिनेट फॉर्म की डेफिनेशन ले लीजिए। if a unique value of fixed real number, आपको इसका मतलब अभी क्लियर नहीं होगा, पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब हमें पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि उनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। जब जैसे 0/0 लिखते हैं उस एक्सप्रेशन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। तो इफ अ यूनिक वैल्यू और फिक्स्ड रियल वैल्यू ऑफ f exists at x is equal to a। ध्यान से देखिए मैंने x टेंड्स टू a नहीं लिखा था, जो हम लिमिट में लिखते हैं x a के पास आता जा रहा है। मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू a पर, उसी पॉइंट पर अगर f की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू या यूनिक वैल्यू आ रही है, डिटर्मिनेंट तो
जब किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर डिटर्मिनेट आए, उसकी कोई फिक्स्ड रियल नंबर वैल्यू आ जाए, तो उसे हम डिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। और इन डिटर्मिनेट फॉर्म वाले फंक्शंस को का लिमिट ढूंढने के लिए एक ही मेथड होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डिटर्मिनेट फॉर्म वाली लिमिट को ढूंढने का मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब जब हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, हम कहते हैं कि x a के पास a पर कभी नहीं पहुंच रहा, मतलब x इज नेवर इक्वल टू a। पर जब फॉर्म डिटर्मिनेट हो, तो उस लिमिट x टेंड्स टू a वाले वैल्यू को ढूंढने के लिए हम x इक्वल टू a ले लेते हैं, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। हर लिमिट के लिए ध्यान रखिए, हर लिमिट के लिए x इक्वल टू a नहीं ले सकते, पर अगर लिमिट डिटर्मिनेट फॉर्म में हो तो x इक्वल टू x a के बराबर ले सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे एक क्वेश्चन लीजिए। अब इस फंक्शन को देख के सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर x इक्वल टू 2 की वैल्यू डाल दें हम, हमें एक फाइनाइट फिक्स्ड रियल नंबर मिल रहा है। मतलब x इक्वल टू 2 के आसपास अगर हम 2 के करीब चलते जाएं, तो इस फंक्शन की वैल्यू 8 के बहुत पास होगी। मतलब इस फंक्शन का लिमिट 2 पर 8 है। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमें मिल गया है। एक्सपैंड करके लिखूं तो 4 into 2 by 2 square minus 3 की वैल्यू 8 आती है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि 2 की वैल्यू डाल के एक डिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं, एक फिक्स रियल नंबर जो हम रियल नंबर लाइन पर हम एक ही पॉइंट ले सकते हैं कि हाँ ये रियल नंबर इस फंक्शन का लिमिट है, तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है। फिर से हमारा पहला स्टेप ये देखना कि ये डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। उसके लिए हम 1 की वैल्यू इस फंक्शन में डालेंगे। लॉग किसी भी बेस में 1 का वैल्यू 0 होता है। 3x minus 3 2 3 into 1 minus 2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 3 आ रहा है। ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए इस लिमिट की वैल्यू वही डिटर्मिनेट फॉर्म। Now that we have studied determinate forms, we are ready to understand what indeterminate forms are. अब डेफिनेशन के पहले मैं जेई की जर्नी में हमारे लिए केवल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके मेथड्स हम सीखेंगे, जिनके लिमिट्स हम सॉल्व करेंगे। तो वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में लिख देता हूँ। एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म का प्रूफ दे देता हूँ क्यों ये इनडिटर्मिनेट है, फिर हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म की डेफिनेशन लिखेंगे। तो जेई में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सबसे कॉमन 0 by 0 जो एनसीईआरटी में दिखेगा। दूसरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तीसरा 0 into इंफिनिटी। चौथा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। पांचवा 1 पावर इंफिनिटी। सातवां इंफिनिटी पावर 0। अब 0 by 0 की इनडिटर्मिनेंसी का प्रूफ हम देखते हैं, समझते हैं क्यों ये कोई फिक्स रियल नंबर नहीं है। मान लीजिए 0 by 0 कोई फिक्स रियल नंबर के है। ध्यान दीजिए, मैंने फिक्स रियल नंबर का नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो के की वैल्यू एक ही पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगी। तो मान लीजिए 0 by 0 कोई रियल नंबर के है, तो इसे लिख सकते हैं हम 0 is equal to k into 0। अब एक इस एक्सप्रेशन को देखिए, अगर मैं k equal to 1 ले लूं तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं k equal to 2 ले लूं तो भी ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रही है। 0 is equal to 1 into 0, 0 is equal to 2 into 0। मतलब k की दो वैल्यू हमें मिल गई हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब k is not fixed।
और पहले एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि k की वैल्यू 0/0 है, मतलब 0/0 इज नॉट अ फिक्स्ड रियल नंबर, मतलब 0/0 इज इनडिटर्मिनेट। ऐसे ही प्रूफ सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के लिए होते हैं। अब हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग we get from we get a meaningless quantity। मीनिंगलेस क्वांटिटी का ये मतलब है वी डोंट गेट अ फिक्स्ड रियल नंबर। हमें कोई एक पॉइंट रियल नंबर लाइन पे नहीं मिल रहा। उसका मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स का लिमिट उस पॉइंट पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से एफ ऑफ एक्स का लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में हर एक के लिए हर एक का लिमिट ढूंढने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो हम सातों के लिए एक के बाद एक मेथड स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम 0/0 फॉर्म के मेथड्स देखेंगे। 0/0 फॉर्म का पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। एज एन एग्जांपल ये फंक्शन ले लीजिए। इस फंक्शन का लिमिट हमें x इक्वल टू 1 पे ढूंढना है। अब x इक्वल टू 1 हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें इस फंक्शन में, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0/0 फॉर्म में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ये मतलब नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैंने पूछा है फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, मतलब मैं मान रहा हूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। कुछ कुछ एमसीक्यूज में एक ऑप्शन दिया होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन दिया गया हो डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें पहले प्रिंसिपल से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ढूंढने की जरूरत है। पर अगर चारों ऑप्शन में एक नंबर दिया गया हो कि इस लिमिट ये लिमिट ढूंढनी है, और चारों ऑप्शन कोई नंबर हो, कोई कांस्टेंट हो, तो आप मानिए कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं ढूंढने हैं, बल्कि हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये देखना है कि ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। ये हमारा पहला स्टेप है। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमें दिख रहा है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने का पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कैंसिल आउट दैट फैक्टर व्हिच इज कॉजिंग इनडिटर्मिनेंसी। कैंसिल आउट द फैक्टर इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हिच इज कॉजिंग इनडिटर्मिनेंसी, मतलब जिसकी वजह से ये 0/0 आ रहा है। न्यूमरेटर में जो फैक्टर 0 बन रहा है उसे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दो। तो इसे हम फैक्टराइज करके लिखें। न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन यह आता है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन ये आता है। तो यहाँ पे दिख रहा है जो कॉमन फैक्टर इनडिटर्मिनेंसी कॉज कर रहा है उसे कैंसिल करें तो ये आता है x+1 बाय x-2, है ना। इस फंक्शन को फैक्टराइज करें तो ये आता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि x इज अनइक्वल टू 1। याद हो तो लिमिट की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि जब x टेंड्स टू 1 कहते हैं तो x कभी 1 की वैल्यू नहीं लेता, और वही कॉन्सेप्ट हम फैक्टराइजेशन में यूज कर रहे हैं। अगर x 1 की वैल्यू कभी ले ही नहीं रहा तो x-1 कैंसिल कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 होती कभी, तो x-1 से कैंसिल कभी नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है, और 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी कैंसिल नहीं होता। केवल नॉन जीरो नंबर फैक्टराइज करके कैंसिल कर सकते हैं। और लिमिट के कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि x की वैल्यू कभी 1 नहीं हो रही, तो इसकी वजह से हम x-1 कैंसिल कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास नया फंक्शन आता है, therefore limit as x tends to 1 of f of x। इस फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमें मिल जाएगा -2। 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है रैशनलाइजेशन।
तो इस लिमिट को देखते हुए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देख सकते हैं, या √2 माइनस √2 आएगा 0 और डिनोमिनेटर भी x इक्वल टू 0 आ रहा है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है हमारा 0/0। इसका मतलब हम या तो फैक्टराइजेशन से या रैशनलाइजेशन से इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स तो हमें दिख नहीं रहे, यहाँ पे केवल एक ही टर्म है x, और ऊपर भी कोई दो फैक्टर्स हमें नहीं दिख रहे। इसका मतलब हम दूसरे मेथड पे जाएंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब इस स्क्वायर रूट को हटाना। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है √2 प्लस एक्स प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। देखिए हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। कॉन्जुगेट का मतलब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस रिजल्टिंग एक्सप्रेशन में एक भी स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। ट्राई करके देखते हैं। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। न्यूमरेटर में आएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 और डिनोमिनेटर में आएगा x इंटू दिस एक्सप्रेशन। तो 2 प्लस एक्स माइनस 2 की वैल्यू x होती है। x और x को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x was evaluating to 0 which was causing indeterminacy। इसकी वैल्यू आती है लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर से याद रखें कि लिमिट ले रहे हैं हम x टेंड्स टू 0, x कभी 0 की वैल्यू अटेन नहीं करता, इसलिए हम x और x को कैंसिल कर पा रहे हैं। अगर x 0 के बराबर कभी भी होता तो x और x कभी कैंसिल नहीं हो पाते। यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है और इसकी वैल्यू 1/2√2 है। 0/0 फॉर्म के मेथड को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है लोपिटल रूल, जो हम डेरिवेटिव्स को स्टडी करने के बाद यूज करेंगे क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन इंक्लूड होती है। फॉर नाउ हमने 0/0 फॉर्म के लिमिट ढूंढने के तरीके सीख लिए हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक रैशनलाइजेशन। हम 6 और इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के मेथड्स अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के होमवर्क के लिए अपनी एनसीईआरटी की क्लास 11 की किताब का 13 चैप्टर आपको सेक्शन 13.1 से लेके 13.3.1 की सारी थियोरी, इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल सॉल्व करके ध्यान से देखने हैं। और एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 तक सॉल्व कर लें। थैंक यू।